जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। आप सभी लोगों के ऊपर माँ सरस्वती जी की कृपा बनी रहे और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, हमारा जो आपका ये आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण से है और हिंदी व्याकरण के शब्द टॉपिक से है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे विभिन्न एग्जामों में, चाहे जिस विषय का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे राजस्थान टेट का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, कुल मिला के आपके किसी भी एग्ज़ाम में जब शब्द से कोई क्वेश्चन बनता है तो किस तरह से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन के क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको इन सब चीज़ों से रूबरू कराऊंगा, आपको बताऊंगा और मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिला दूंगा और विश्वास दिलाता भी हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो आपको किसी भी टॉपिक को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कॉन्सेप्ट आपको अपने आप समझ में आ जाता है और आएगा। चलिए चर्चा करते हैं शब्द की। मैं आज आपको बताऊंगा शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। इसके पहले थोड़ा मैं भूमिका के बारे में बताऊँगा, ज़्यादा डीप में न जाते हुए सिर्फ आपको बेसिक बताऊँगा। कोई लिखित उसका साक्ष्य नहीं है, माना जाता है या लोगों को समझाने के लिए कहा जाता है कि जब धरती पर लोगों का विकास हुआ तो जो अपने भावों को विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने लगे, तो जब तक वो कह सकते हैं कि जीवित रहते तब तक उनके वो भाव विचार जो प्रकट करते थे वो जीवित रहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद, उनके न रहने के बाद, उनके मृत्यु के बाद जब दूसरी पीढ़ी तैयार होती थी तो उनकी बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। लोग अपने विचारों को प्रकट करते थे, अपने बातों को सर्वोपरि रखते थे। तो जब दूसरी पीढ़ी कुछ लोग तैयार हुए तो उनको लगा कि कल उन जो हमारे पूर्वज हैं उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है, नहीं लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कल हम नहीं रहेंगे तो हमारी बातों को भी नहीं माना जाएगा। इसको माने रखते हुए जो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो उन्होंने सोचा कि इसको लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए कि हाँ ये बात सही है, इसको हमारे पूर्वजों ने कहा ये ऐसे है। विभिन्न चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये विचार बनाया क्यों ना इसको कहीं संग्रहित करके रखा जाए, भंडार करके इसको रखा जाए। तो उन्होंने लिखने के बारे में सोचा। जब लिखने के बारे में सोचा तो उनके मन में विचार आया कि इसको हम लिखें कैसे, किस रूप से लिखें। तो उसमें कुछ जो महानुभाव लोग थे या जो महान लोग थे कह सकते हैं, उन्होंने उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती थी, जो भाषा निकलती थी, उसको उन्होंने एक एक वर्ण को एक एक चिन्ह देना शुरू किया, एक एक उसका रूप देना शुरू किया। जैसे उन्होंने हम आज जो का लिखते हैं, उन्हें उनके मुंह से जो का निकल रहा है उन्होंने उसका रूप उसको दिया, खा का रूप खा को दिया, गा का रूप गा को दिया। कहने का मतलब अगर आज जो हम लोग का लिखते हैं, अगर वो लोग इसको गा बोलते तो हम लोग इसको गा बोलते और इसको का बोलते, लेकिन उन्होंने उनके मुंह से जो आवाज़ निकली का रूप उन्होंने ये दिया, गा का रूप ये दिए, खा का रूप ये दिया। कहने का मतलब उन्होंने एक रूप दे दिया। तो इस तरह हमारे पास वर्णों का भंडार हो गया और जब वर्णों का भंडार हो गया तो उसको आपस में जोड़कर लिखना शुरू करने लगे। जोड़कर, जैसे भी ये जैसे मैं एक शब्द आपसे लिखता हूँ, ये भी है आपका, ये का है, ये माँ है और ये ला है। अभी ये तीनों आपके अलग हैं, इनका कोई महत्व है नहीं। हाँ वर्ण है, इनका कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं तीनों को भी एकत्रित करके लिखें, एक साथ लिख दें, एक शब्द बन जाएगा और एक शब्द बन जाएगा, इसका एक अर्थ निकल आएगा कमल। आपको समझाने के लिए भी बता रहे हैं। अब अगर हम इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं तो ये बन जाता है कमल। लेकिन अगर अभी इसी को हम कुछ इस तरह लिख दें, है तीनों शब्द वही, सिर्फ क्रम आगे पीछे हुआ है, इसका तो हमारे मन में एक सार्थक अर्थ आ गया, हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर, एक फिगर बन गया कि जो तालाब में कमल का पुष्प होता है उसकी बात हो रही, वही लिखा है। लेकिन मकल मिला तो इन्हीं तीन शब्दों से बनकर ये भी है, लेकिन इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं है, ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है, ये अर्थविहीन है। अर्थविहीन है कहने का मतलब अब यहाँ से आपकी आराम से शब्द की परिभाषा निकल जाती है कि वर्णों का वह समूह व वर्णों का वह मेल जो हमें एक सार्थक अर्थ दे या जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करे, वही हमारा शब्द कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। शब्द की जहां से परिभाषा निकलती हो, निकलती क्या है? जब आपको किताबी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा अपने माइंड से खुद ही बनाना है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने आपसे कहा आपको शब्द जो वर्ण है, जो शब्द आपका बनता है वर्णों को जोड़ के बनता है, और वर्ण जोड़ने के बाद जब वो शब्द तैयार हो तो उस शब्द का कोई अर्थ निकले,
और जब उस शब्द का कोई अर्थ निकलेगा और वो अर्थ सार्थक हो तब वो जो है आपका शब्द कहलाएगा, अन्यथा वो शब्द नहीं होता है। तो आप यहाँ से परिभाषा निकाल सकते हैं। जब हम वर्णों को जोड़ें, अपने लैंग्वेज में परिभाषा निकालिए, जब हम वर्णों को जोड़ते हैं या वर्णों को जोड़े और जोड़ने के बाद उसका कोई एक सार्थक अर्थ निकले तो शब्द कहलाएगा। यही शब्द की परिभाषा है। चलिए देखते हैं। जब वर्णों को आपस में जोड़ा जाए, आपस में जोड़ने पर बना शब्द का, यानी वर्ण को जोड़ोगे तो शब्द बनेगा, बना शब्द का सार्थक अर्थ निकले या एक निश्चित अर्थ निकले, देख सकते हैं, का एक जोड़ने पर बना शब्द का एक सा अर्थ निकले या निश्चित अर्थ निकले, जो भी लिखना चाहें आप, एक निश्चित अर्थ निकले शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। जब वर्णों को आपस में जोड़ने पर बना शब्द का एक निश्चित अर्थ निकले या बने शब्द का एक निश्चित अर्थ निकले तो शब्द कहलाता है। अगर आप अपनी दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वर्णों के मेल से बना शब्द जो एक सार्थक अर्थ प्रकट करे या अर्थ दे, प्रकट करे, शब्द कहलाता है। हमें विश्वास है आपको शब्द की परिभाषा समझ में आ गई होगी, रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे लगभग अपने हर लेक्चर, हर वीडियो में कहता हूँ, कोई भी टॉपिक हो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम यहाँ चर्चा करें शब्द के भेद की, बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि आपको किसी भी टॉपिक का रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देते हैं शब्द के प्रकार की। कोई भी चीज़ हो, जब हम कोई नया चीज़ बनाते हैं तो उसको हम एक तो जब बनाएंगे उसका मूल रूप होगा, कभी कभार उसको आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं कि जब मूल रूप है ठीक है हमारे पास है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको उसकी आवश्यकता नहीं होती, उस पर विशेष ध्यान नहीं देते, लेकिन जब उसकी हमको आवश्यकता होती है तब उस पर ध्यान जाता है तो उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करते हैं। पहले जिस एंगल पे होता है उसको थोड़ा बदल कर दूसरे एंगल में चेंज करके बनाते हैं। तो ऐसे शब्द भी हर एक टॉपिक है, आप अपने व्यक्तिगत व्यवहार से जोड़ के देखिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए देखते हैं शब्द के प्रकार। अगर यहाँ आपसे बात कर लें शब्द भेद, अगर शब्द के भेद की बात करें तो बहुत ही आसान टॉपिक है। शब्द के भेद 3 प्रकार से हो जाते हैं। व्यक्तिगत शब्द की बात करेंगे तो यहाँ शब्द 2 प्रकार से होता है, एक सार्थक और एक निरार्थक। निरार्थक आपका 2 भागों में डिवाइड होता है, विकार और अविकार के आधार पर, उसके बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम सार्थक की बात कर रहे हैं। सार्थक आपका 3 प्रकार से होता है। जो शब्द की भेद की बात हो रही है सार्थक की हो रही है, उसका मैं आपको अगला वीडियो बताऊंगा निरार्थक वाले का। अभी आप देखिए शब्द के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला तो आपका है, दूसरा आपका है और एक आपका तीसरा है। तीसरा आपका है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। पहला आपका है रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। और दूसरा आपका जो है वो है उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। 3 प्रकार से आपके शब्दों का निर्माण किया गया है। पहला रचना बनावट के आधार पर, दूसरा आपका इतिहास उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, और तीसरा आपका जो है वो है अर्थ के आधार पर। अब इसमें आपका यह 3 भाग में बढ़ जाता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। और ये आपका ये भी जो है इसमें आपके 5 भाग होते हैं और इसमें आपके 4 हो जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। रचना के आधार पर आपका 3 होता है। एक होता है आपका रूढ़, दूसरा होता है आपका यौगिक,
और तीसरा आपका होता है योग रूढ़। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी गारंटी है आपसे। और इसमें आपका आता है पहला तत्सम, तद्भव, देशज लिख देते हैं पहले, देशज, विदेशज और एक शंकर शब्द। और इसमें आपका आता है एक अर्थी, अनेक अर्थी, इसमें विपरीत अर्थी, और इसमें आपका आता है समानार्थी। विपरीतार्थी को ही आप लोग विलोम बोलते हो और समानार्थी को हम लोग आप लोग पर्यायवाची बोलते हैं। दोस्तों हमें विश्वास है आपको ये समझ में आया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है और ना ही आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, या हो सकता है पूछ भी ले। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। स्पेशल आपसे 2-4 वर्ड दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपको एक शब्द दे दिया गया कमल, शब्द है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, तद्भव, तत्सम, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर इतने का आप तब तक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आइए इसके बाद चर्चा करेंगे हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूढ़ किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो हमने आपको बता दिया 3। उसके आइए चर्चा करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। से वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, यकीन मानिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रचना या बनावट के आधार पर आपके जो शब्द भेद होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है रूढ़, दूसरा आपका होता है यौगिक और तीसरा आपका होता है योग रूढ़। दोस्तों सिर्फ आपको इन 3 पॉइंट को ध्यान से देखना है। आप यकीन मानिए आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ से कभी कोई समस्या नहीं होगी। और जो आपको विभिन्न वीडियो में या कहीं पे आपको बताया भी जाता है कि बहुब्रीहि समास आ जाएगा, तो आप जितने बहुब्रीहि समास होते हैं आपके योग रूढ़ होते हैं, या जो दीर्घ संधि होती है आपका यौगिक होता है, या जिनका खंडन करने पर एक सार्थक अर्थ न निकले वो आपका रूढ़ होता है। आपको इन सब चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ देखना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बस। यकीन मानिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, यहाँ पे देखना हमारा रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़, लोग कहते हैं ना कि वो जैसे गांव घर में लोग बोली बोलते हैं कि आपस में 4 लोग बैठ के बात करते हैं कि ये आदमी बहुत रूढ़िवादी है, अपने सिद्धांतों से नहीं हटता है, सर कटा देगा लेकिन अपने कही हुई बातों से नहीं हटेगा। तो सेम यही टॉपिक यहाँ रूढ़ का है। जैसे हम 3 शब्द मिलाकर 3 वर्ण मिलाकर एक शब्द की रचना कर देते हैं, 4 वर्ण मिलाकर एक शब्द की रचना कर देते हैं, तो वो चारों आपस में मिलकर वर्ण जब एक शब्द बन जाते हैं तो एक सार्थक अर्थ तो देते हैं, लेकिन जब उनको अगर अलग कर देंगे तो वो कोई मायने नहीं रखता। जैसे अगर हमारे शरीर से हाथ अलग कर दिया जाए या सर अलग कर दिया जाए, पैर अलग कर दिया जाए, तो किसी काम का नहीं होता और हमारा शरीर खराब हो जाता है। सेम उसी प्रकार से वर्ण, शब्द से वर्ण को हटा देने के बाद वो शब्द किसी काम का नहीं रहता, या फिर वर्ण भी किसी काम का नहीं रहता। जब शब्दों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वो उसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा, तब एक हमारा रूढ़ शब्द होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए देखते हैं हमारा शब्द कैसे। जैसे अभी मैं आपसे चर्चा किया था कमल, एक शब्द हमारा है, हमने 3 वर्ण लेकर इसको जोड़ रहे हैं और हमने तीनों को आपस में जोड़ा, हमारा एक शब्द बना कमल। अभी यहाँ तीनों अलग अलग थे, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ तीनों अलग अलग थे, इनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे तीनों मिलकर आपस में एक होते हैं, इनका एक अर्थ निकलता है कमल। आप बोलोगे कमल, तो आपके मन में दोस्तों यही ख्याल आएगा जो कि तालाब में कमल खिलता है उसकी बात हो रही है, वही कमल, इसके पंखुड़ियाँ गुलाबी होती हैं या रेड होती हैं, जो भी हो आप उस पर चर्चा करेंगे। या जैसे मैं दूसरा एक शब्द ले लूँ, जैसे आप अभी लेना चाहें, अभी तीनों अलग हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। एक वर्ण है आपका बा, एक है ता, एक है खा।
अलग है, कोई मतलब नहीं है, अर्थविहीन है। लेकिन जैसे हम तीनों को एक साथ लिखते हैं, इनका एक सार्थक अर्थ हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है बतख। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ही दिमाग में बैठाना है कि ऐसा शब्द, जैसे आपके सामने कोई शब्द दे दिया गया है और आपसे पूछा जाए शब्द रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस शब्द का खंडन कर देना है। और खंडन करने के बाद, अभी मैं आपको इसमें ही बताऊंगा, अभी आप इसको ध्यान दीजिएगा। खंडन करने के बाद जब उसका कोई अर्थ ना निकले, तब आपको बोल देना कि रूढ़ है। अब परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि जब हम वर्णों का खंडन करें और जब उसका वर्णों का खंडन करने के बाद उसका कोई अर्थ ना निकले, वो अर्थविहीन हो जाए वर्ण, या वो शब्द अर्थविहीन हो जाए, तब वो हमारा रूढ़ होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं ये बतख, आपको ये कुछ नहीं पता है, मैंने आपसे कहा कि ये जो बतख शब्द है ये रूढ़ है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, बतख शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, या कोई नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका खंडन करना शुरू कर देना है। जैसे आप पहले तीनों अलग कर दीजिए, बतख कोई अर्थ निकला नहीं, बेकार है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं बत धन ख, बतख, यानी ख तो अलग हो गया, एक वर्ण हो गया, कोई मतलब ही नहीं है अभी। लेकिन बत कोई शब्द होता है, इसका कोई सार्थक अर्थ है नहीं है, ये भी बेकार है। अब आप यहाँ कर सकते हैं अब यहाँ आप कर सकते हैं ब तक, तक कोई शब्द होता है, कोई अर्थ है नहीं है। यानी कहने का मतलब कि ये हमारा शब्द कैसा शब्द, रूढ़ शब्द है। क्यों? जब तोड़ने के बाद, उसका खंडन करने के बाद कोई अर्थ निकले, जो शब्द बना है, तक अगर कोई शब्द होता तो मैं मानता हाँ कि ये यौगिक हो सकता है। कैसे होगा? या योग रूढ़ हो सकता है, अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन नहीं, खंडन करने के बाद कोई अर्थ नहीं निकला, अर्थविहीन है, इसलिए हमारा बतख कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। हमें विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को 102 बार देखिएगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब आइए चर्चा करते हैं यौगिक। यौगिक क्या है? ये जो यौगिक हमारा है ये बना है, समझने के लिए आप देख सकते हैं, योग धन इक प्रत्यय से। योग इक मतलब जोड़ के बना है। जैसे आप कह सकते हैं, या आप आसानी से इसमें याद रख सकते हैं रूढ़ में, कि रूढ़ शब्द जो होता है वर्णों को जोड़कर बनता है। बस ये इतना आप ध्यान रखिएगा, बस वर्णों को जोड़कर, वर्णों को जोड़कर। आपको ट्रिक में अगर याद रखना, आप याद रख सकते हैं कि जो हमारा रूढ़ शब्द बनता है वो वर्णों को जोड़कर बनता है। और अब बात करें यौगिक की, तो जब हम वर्णों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा, बात समझिएगा। वर्णों को जोड़कर आपका बनेगा रूढ़, लेकिन जब आप वर्णों को जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा। और जब हम शब्द और शब्द जोड़ेंगे, शब्द प्लस शब्द, तब हमारा होगा यौगिक। शब्द प्लस शब्द जोड़कर आपका होगा यौगिक। अब आपको बताएंगे कौन शब्द यौगिक होगा। जैसे हमारे पास एक शब्द है सब्जी, एक शब्द है मंडी। दोस्तों समझिएगा, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमने कहा कि शब्द और शब्द को जोड़कर आपका यौगिक शब्द बनेगा, शब्द और शब्द को जोड़कर आपका यौगिक शब्द बनेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, एक शब्द है सब्जी, एक शब्द है मंडी, जुड़ गया। अब इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। सिद्धांत क्या है? जब हम किन्हीं दो शब्दों को आपस में जोड़ें, या किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ें, बात समझिएगा, आप यहीं पे यही कॉन्सेप्ट है जो बता रहा हूँ यौगिक का। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ें और जोड़ने के पहले दोनों शब्द का जो अपना अपना अर्थ था, और जोड़ने के बाद भी उनका अर्थ वही निकले, तो हमारा यौगिक होगा। कौन सा शब्द होगा? यौगिक। फिर समझिएगा, हमने कहा कि जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ेंगे तो यौगिक होगा, लेकिन कुछ उसके सिद्धांत हैं, हर शब्द यौगिक नहीं होंगे, कुछ आपके रूल में जाएंगे, अभी बताएंगे कैसे। सॉरी, योग रूल में जाएगा। अभी आप इसको समझिएगा, यौगिक हमने कहा कि जब दो शब्दों को आपस में जोड़ेंगे तब यौगिक होगा। एक शब्द हमारा सब्जी है, एक शब्द हमारा मंडी है, और हमने कहा जोड़ने के बाद, हमने जोड़ दिया, जो अर्थ जोड़ने के बाद इसका निकल रहा है और जुड़ने के पहले इसका भी वही अर्थ होगा, तब हमारा ये यौगिक शब्द होगा। जैसे सब्जी, अभी सब्जी हमारा क्या है? वही सब्जी, खाने वाला सब्जी जो हम लोग बना के खाते हैं, इसका अर्थ वही निकल रहा है। मंडी मतलब बेचने का स्थान, या जहाँ पर हमको ये मिलता है, या जहाँ पर इसका भंडारण होता है, कुछ भी समझ सकते हैं आप, बेचने का स्थान, मंडी। लेकिन अब हम दोनों शब्दों को आपस में जोड़ेंगे, यौगिक का मतलब जोड़ना है। अब हम दोनों शब्दों को आपस में जोड़ेंगे, सब्जी प्लस मंडी को। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सिर्फ सब्जी मंडी,
अब क्या ये हमारा जो सब्जी मंडी है, अब देखिए आप इसको देखिए, हमने इसको जोड़ दिया सब्जी और मंडी। यहाँ आप देखिए सब्जी और मंडी का अर्थ क्या निकल रहा है। जो पहले था सब्जी का अर्थ पहले सब्जी था और मंडी का अर्थ भी पहले मंडी था, बेचने का स्थान था। अब हमने दोनों को जोड़कर एक कर दिया, लेकिन फिर भी इसका अर्थ क्या निकल रहा है, सब्जी बेचने का स्थान। इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सब्जी बेचने का स्थान, सब्जी बेचने का स्थान। आप दोस्तों देख सकते हैं, आप सिर्फ अपना वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। हमने कहा जब दो शब्द आपस में जोड़ें, जब हम दो शब्द आपस में जोड़ें और जोड़ने के पहले जो उनका अर्थ था, जोड़ने के बाद भी वही अर्थ निकले, तो हमारा यौगिक शब्द होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया सब्जी मंडी। सब्जी शब्द अलग है, मंडी शब्द यहाँ पर अलग है, लेकिन जुड़ने से पहले सब्जी का अर्थ सब्जी है, मंडी का मतलब बेचने का स्थान है, मिलने का स्थान, यहाँ पर वही है। अब हमने यहाँ पर दोनों को जोड़कर एक कर दिया, लेकिन जोड़ने के बाद भी दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही अर्थ है। तो इस ऐसे शब्द जब आपको दिख जाए, आपको समझ लेना है कि ये हमारे यौगिक है। आपको एग्जाम, मान लीजिए एग्जाम आप दे रहे हैं, आपके सामने शब्द दे दिए गया है घुड़सवार। आपसे पूछा जाए कि एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, आपको दे दिया गया घुड़सवार, घुड़सवार। अब आपसे पूछा जाए घुड़सवार शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, कोई नहीं। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको अलग करना है। आप अलग कर दीजिए। एक शब्द आपका लिखा है घोड़ा, घुड़सवार यानी जो घोड़े की सवारी करे। एक शब्द आपका निकल के आया घोड़ा और एक निकल के आया सवार। दोस्तों आप इसको ध्यान से देखिएगा, एक शब्द आपका निकल के आया घोड़ा और एक शब्द आपका निकल के आया सवार। तो यहाँ घोड़ा का भी अर्थ घोड़ा है और यहाँ सवार का अर्थ है सवारी करने वाला। और जब ये दोनों आपस में जुड़कर घुड़सवार बने हैं, तो यहाँ पर भी घुड़सवार का अर्थ घोड़े की सवारी करने वाला ही है, ना कि इसका अर्थ बदल गया है। हमारे कहने का मतलब है, जब दो शब्द आपस में आपको जुड़े हुए दिखाई दें, जब दो शब्द आपको आपस में जुड़े हुए दिखाई दें और जुड़े होने के बाद जो उनका अर्थ है, आपके तोड़ने के बाद उन शब्दों को वही अर्थ निकले, तो आपका यौगिक शब्द होगा। पहला समझने का तरीका। और दूसरा आप समझ सकते हैं कि जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ें, ध्यान से देखिए, सुनिएगा मित्रों, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यौगिक शब्द क्या है, जब दो शब्दों को आपस में जोड़ें, जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ें और जोड़ने के पहले जो उन दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ था, जोड़ने के बाद भी उनका वही अर्थ निकले, तो वो शब्द हमारे यौगिक कहलाएंगे। दोस्तों में विश्वास आपको समझ में आया है। चलिए, अगर नहीं समझ में आया आप वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, यकीन मानिए आपको समझ में आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए एक आध एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल कोई भी लेना चाहें, अगर आपके मन में कोई आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, या नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक शब्द अगर लेना चाहूँ ले सकता हूँ, जैसे दूध वाला, दूध वाला। अब यहाँ पर हमारे पास शब्द है दूध वाला। अगर अभी मैं इन दूध वाला को अलग कर देता हूँ, एक शब्द में लिख दिया दूध और प्लस वाला, यहाँ वाला का अर्थ आप क्या बताएंगे, करने वाला, दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, दुकानदार या दुकान वाला। तो यहाँ वाला शब्द जो है किसी एक विशेष, जो जिस काम को करेगा वही वाला हो जाएगा। तो आपको अब यहाँ देखिए दूध है, दूध का मतलब दूध है, वाला का मतलब वाला है, दोनों शब्द आप जोड़ के कर दे रहे हैं दूध वाला। अब यहाँ अर्थ क्या निकल के आ रहा है, दूध बेचने वाला, और यहाँ पर भी दूध वाला मतलब बेचने वाला, वाला मतलब बेचने वाला, दूध मतलब दूध, दूध को बेचने वाला। यहाँ अलग होने पर भी वही अर्थ और जुड़ जाने के बाद एक शब्द बन गया, फिर भी वही अर्थ। जब कहने का मतलब दो शब्द आपस में जुड़े, जुड़ने के पहले उनका जो अर्थ था, जुड़ने के बाद भी वही अर्थ हो, तो आपका यौगिक शब्द कहलाएगा। दोस्तों में विश्वास आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं योग रूढ़ की। अब अगर यार दोस्तों यहाँ पर आपको योग रूढ़ दिख रहा है, तो आप खुद ही, हम आपसे लगभग कहते हैं कि आप पहले शब्द जो है उस शब्द को देखिए, उसके बारे में चर्चा कीजिए, आप उस पर सोचिए विचार कीजिए। अगर आप देखें तो आपका जो योग रूढ़ शब्द है, एक यौगिक, योग रूढ़, इन दोनों के मेल से बना हुआ है, इन दोनों के मेल से बना हुआ है। तो यानी कहने का मतलब जो योग रूढ़ शब्द है, इसमें आपका रूढ़ और यौगिक दोनों के गुण विद्यमान होंगे। रूढ़ प्लस यौगिक के गुण विद्यमान होंगे, के गुण उपस्थित होंगे। दोस्तों आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, रटिए मत किसी भी टॉपिक के, क्योंकि आपके पास इतने सब्जेक्ट हैं कि आप उनको रट नहीं सकते, या कोई भी रट नहीं सकता। चलिए देखते हैं
क्या कर रहा है कि जो योग रूढ़ है दोनों शब्दों से मिलकर बना है, तो स्वाभाविक इनके गुण इसमें विद्यमान होंगे। तो इनका गुण क्या था, पहले आप रूढ़ का शब्द देखें कि रूढ़ का शब्द है कि जो रूढ़ शब्द होगा उसका अपना एक अर्थ होगा। जैसे कमल रूढ़ है, कमल का मतलब एक ही कमल, बत्तख का मतलब एक ही बत्तख। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। पेन तो एक ही पेन, अब कलर अलग हो जाता है, बात की बात होती है। पेन का मन, अगर हम आपसे चर्चा करेंगे पेन की, रूढ़ शब्द है, आपके मन में किताब का ख्याल नहीं आएगा। मैं बात करूं मेज की, आपके मन में कुर्सी का ख्याल नहीं आएगा, मेज। यानी ऐसा शब्द जिसका नाम लेने के बाद आपको उसी का ख्याल आएगा, ठीक है, आपका रूढ़ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी किसी कंडीशन में होता क्या है कि कुछ रूढ़ शब्द जो होते हैं उनका अर्थ अधिकतर तो एक ही होता है, लेकिन कहीं कहीं उनके अर्थ कुछ एक से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उनमें सर्वमान एक ही होता है। बात को समझिएगा, अभी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों बता रहा हूँ। हो सकता है किसी अर्थ का कभी एक शब्द का अर्थ दो हो जाए, दो से अधिक हो जाए, लेकिन उनका हमेशा वही अर्थ मान्य होगा जो हमेशा सर्वमान्य है। अभी बताएंगे क्यों, आइए देखते हैं। जो हमारा योग रूढ़ शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक योग एक रूढ़। योग ये वाला योग और रूढ़ मतलब ये रूढ़, यानी कहने का मतलब इन दोनों से मिलकर बना है, तो योग रूढ़ में इन दोनों के गुण विद्यमान होंगे। इसका गुण क्या था कि अपने में अटल रहेगा, और इसका क्या है कि दो शब्दों से मिलकर बनेगा। जैसे मैं आपको एक शब्द लेकर दिखाता हूँ, अभी आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको पहचानना कैसे है। हम एक शब्द लेते हैं चक्र पाणी, हमने एक चक्र लिया, सॉरी एक शब्द लिया चक्र पाणी। अब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम इसका खंडन करें तो एक शब्द हमको मिल रहा है चक्र और दूसरा मिल रहा है पाणी। आप देखिएगा दोस्तों, चक्र पाणी, हमें दो शब्द अलग हो गया। अब यहाँ पर पहला तो आपको यौगिक का गुण, आप देखिए कि जब दो शब्द आपस में मिलेंगे तो यौगिक कहलाएंगे और उनका अर्थ ना बदले। चक्र का मतलब यहाँ चक्र है, पाणी का मतलब हाथ, यानी जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है। आप देख सकते हैं हमारे पास दो शब्द हैं, आप फिर से देखिएगा, हमने एक शब्द लिया चक्र पाणी, आपस में है। अब उनका मैं खंडन कर रहा हूँ, उनको आपस में दोनों शब्दों को अलग कर रहा हूँ। एक को अलग किया चक्र, एक को अलग किया पाणी। तो चक्र का अर्थ यहाँ चक्र निकल रहा है, पाणी का अर्थ आपका हाथ निकल रहा है, यानी जिस अब इनका अर्थ अगर आप निकालें तो यानी जिसके हाथ में चक्र है। ये तो बात की बात हो जाती है, अभी आप समझिएगा कि हम बता रहे हैं इसमें यौगिक का गुण है। हमने दो शब्दों को आपस में जोड़ा था, दोनों को अलग कर दिया है, तो इसलिए हमारा एक तो यौगिक का गुण मिल गया, और दूसरा रूढ़ का शब्द कि इनका जब रूढ़ है, रूढ़ क्यों, क्योंकि अभी अगर हम अगर चक्र को अलग करें तो यहाँ चक्र का कोई अर्थ नहीं है, न चा कोई अर्थ दे रहा है न क्रा कोई अर्थ दे रहा है, इसलिए अर्थ विहीन है, तो इसलिए इसमें दोनों का अर्थ है। चलिए देखिए अब देखते हैं चक्र पाणी, तो यहाँ आपको दोनों गुण मिल के समझ में आ गया होगा। अब आइए चर्चा करते हैं इसका अर्थ क्या होता है। यानी जिसके हाथ में है चक्र, हो सकता है हमारे आपके हाथ में चक्र हो, आपके हाथ में चक्र हो, किसी और के हाथ में चक्र हो, किसी के भी हाथ में चक्र हो सकता है, दुर्गा माँ के भी हाथ में चक्र होता है। लेकिन जब चक्रपाणी की बात आती है किसको कहा जाता है। अगर हम कहते हैं कि चक्रपाणी किसका पर्यायवाची, हम लोग किसको बताते हैं, भगवान विष्णु को बताते हो कि भगवान कृष्ण को बताते हो कि ब्रह्मा जी को बताते हो, किसको बताते हो। अगर हम लोग चक्रपाणी की बात करते हैं तो हम लोग किसको, किसकी पर्यायवाची बताते हैं दोस्तों, हम लोग बताते हैं भगवान विष्णु जी को, कि जिसके हाथ में है चक्र जी, इसके अर्थात भगवान विष्णु जी, नारायण जी। अर्थ हाथ तो यहाँ अर्थ कई का, जिसके हाथ में होगा उसी का होगा, लेकिन अर्थ कई हो रहे हैं, लेकिन मानेंगे सिर्फ एक, तो इसलिए हो जाता है हमारा ये योग रूढ़ शब्द। अगर एक आध एग्जाम्पल आ रहा आप देखना चाहें, जैसे दूसरा अगर आप देखना चाहें लंबोदर, यहाँ दो शब्द मिलकर बन गया है लंबोदर आपका, एक लंबा और दूसरा आपका उदर। अब लंब, यहाँ देखिए लंब का मतलब होता है लंबा यानी बड़ा, और उदर मतलब पेट यानी पेट, पेट है बड़ा जिसका या लंबा जिसका, अर्थात कौन, गणेश जी। हमें विश्वास है आपको समझ में आया है। यानी कहने का मतलब आपको ये भी रटने की जरूरत नहीं है, तीनों आप ध्यान से ट्रिक से समझिएगा, आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये समझने का तरीका समझ सकते हैं। रूढ़ शब्द, जब वर्णों को आप जोड़ेंगे, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे तो आपका रूढ़ शब्द, ठीक। यौगिक, जब आप आपस में दो शब्द को जोड़ें, जैसे मैं दो शब्द जोड़ रहा हूं, एक शब्द मैं जोड़ूं पेन, एक शब्द कॉपी, एक शब्द पेन, एक शब्द कॉपी। अब हम दोनों को आपस में, अभी पेन अलग है कॉपी अलग है, लेकिन हम दोनों को आपस में एक करके लिख दें, पेन कॉपी एक साथ, जैसे यहां पर हमने लिखा पेन, यहां पर लिखा था कॉपी, यहां पर लिखा कॉपी। अब हम इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं पेन कॉपी,
दोनों एक साथ हो गए। जब दोनों अलग थे फिर भी अर्थ वही था, और दोनों एक हो गए फिर भी अर्थ वही रहे, तब आपका यौगिक। और जब दो शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे अर्थ को चिन्हित करें, किसी तीसरे अर्थ को चिन्हित करें, तो आपका योग रूढ़। दोस्तों, हमें विश्वास आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। शब्द आपका क्या होता है, 3 प्रकार से होते हैं सार्थक के। एक आपका होता है पहला रचना या बनावट के आधार पर, जिसमें आपके 3 भेद होते हैं। पहला आपका होता है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। और दूसरा आपका होता है उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर, जिसमें आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, तत्सम शब्द संकर शब्द आते हैं। और उसके बाद आपका आता है अर्थ के आधार पर, एक अर्थी, अनेक अर्थी, विपरीत अर्थी और समानार्थी। ये आपके हो जाते हैं। अब ये वीडियो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए, इसलिए उसको यहीं पर स्थगित करते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।